गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और टॉपिक चल रहा है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ए लॉ। लॉ इज ए सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज imposed by the गवर्नमेंट। क्यों ये सेट ऑफ ड्यूटी लगाई जाती हैं, क्यों ये ऑब्लिगेशन लगाए जाते हैं? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। आप एक मिनट के लिए सोचें कि एक छोटा सा लॉ की मैं बात कर रहा हूं कि एक चौराया है और वहां ट्रैफिक सिस्टम का लो ना हो तो चौराहे की आप हालत समझ सकते हैं। जब तक एक ही सेट ऑफ रूल्स, एक ही सेट ऑफ ड्यूटीज में हम सबको नहीं बांधा जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते हम सिविलाइज सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। तो लो इसलिए जरूरी है और खास तौर से इंडिया जैसे देश के लिए जहां बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, जातियों के अंदर, धर्म के अंदर, मान्यताओं को लेकर। फिर हमने देखा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ। तो मेन जो सोर्स है अपने लॉ का वो क्या है? अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद हमने देखा कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स बोले तो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो कस्टम और यूसेज होता है, कस्टम और यूसेज के बारे में भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था। इसके अलावा केस लॉज होते हैं समय समय पर जो डिसाइडेड है, वो सब एक फाउंडेशन, एक फ्रेमवर्क का काम करते हैं इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए। इसके बाद हमने देखा था कि जैसे जो पावर्स हैं वो 3 लिस्ट के अंदर डिवाइडेड हैं। लिस्ट 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट 1 है वो यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट बोली जाती है। जो भी मैटर्स, वॉट एवर द मैटर इज रिटन अंडर लिस्ट 1, तो ऑन दोज मैटर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉ। जैसे एक एंट्री है यूनियन लिस्ट के अंदर, टैक्स ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू टैक्स ऑल टाइप्स ऑफ इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और इस पावर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इनकम टैक्स एक्ट 1961 पावर है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना। इट डजंट मीन कि जिन मैटर के ऊपर भी पावर है तो उन सबका इस्तेमाल गवर्नमेंट करे, लेकिन ये जरूर है इस्तेमाल अगर होगा तो होगा तभी जब गवर्नमेंट के पास पावर होगी। स्टेट लिस्ट टॉक्स अबाउट दोज मैटर ऑन विच ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, जैसे टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। यूनियन गवर्नमेंट हैज नो पावर टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम, दैट्स व्हाई अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चरल इनकम इज exempt, but state government has power to tax agricultural income. But still in India किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करते हुए कोई लॉ नहीं बनाया। उसका पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन रिलेट टू एग्रीकल्चर। और अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, किसान भाई हैं, तो उन्हें ये चीज पसंद नहीं आएगी और जो भी पार्टी इस लॉ को बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट में,
तो शायद वो दोबारा से सत्ता का मुंह ना देखे। तो दिस इज द पॉलिटिकल रीजन। एंड लिस्ट थर्ड इज द कंकरेंट लिस्ट। इट मीन जो मैटर रिटन है कंकरेंट लिस्ट में, उसमें बोथ गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ? फर्स्टली ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट में भी सेम प्रोसेस है। पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस करेगी और स्टेट असेंबली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो फर्स्टली ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की बात करें तो दो सदनों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकंड इज राज्यसभा। फर्स्टली इट इज पास्ड बाय द लोकसभा बाय द मेजोरिटी। आधे से ज्यादा सांसद अगर इस मोशन के फेवर में वोट डाल देते हैं तो इट इज डिक्लेयर कि ये बिल जो है लोकसभा से पास हो गया है। लेटर ऑन दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, और अगर राज्यसभा से भी ये पास हो जाता है तो तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सिग्नेचर के लिए बिल जाता है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं और नोटिफाई कर दिया जाता है ये ऑफिशियल गजेट के अंदर। ऑफिशियल गजेट बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, फिलहाल अपनी समझ के लिए ये मान लीजिए कि एक सरकारी न्यूज़पेपर जो कहीं वैसे आपको छपा हुआ दिखाई नहीं देगा, सर्कुलेट होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऑनलाइन तो पड़े हुए होते ही। एक प्रोसीजर है, जैसे कोर्ट के अंदर एक प्रोसीजर है कि किसी की भी गवाही जब ली जाती है तो गीता पर हाथ रख के मैं कसम खाता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वो कसम ही सबसे पहले झूठी होती है, लेकिन वो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हैं हम लोग। तो ऐसी ऑफिशियल गजेट के अंदर ये नोटिफाई होता है। देन दिस बिकम्स द एक्ट। तो बिल और एक्ट में आप अच्छी तरह से अंतर समझ गए होंगे। टाइप ऑफ इंडियन लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, तो लास्ट क्लास में हमारा यही चल रहा था। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड कॉमन लॉ। कॉमन लॉ शायद रह रहा है, क्रिमिनल लॉ भी वी आर डिस्कस्ड। यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंदर वो लॉ आते हैं जैसे भारतीय न्याय संहिता 2024 BNS, पहले इंडियन पेनल कोड कहलाता था ये, कि जिन एक्ट के अंदर पनिशमेंट होता है, जिन एक्ट के अंदर क्या होता है, पनिशमेंट होता है, यानी कि जेल आप जा सकते हैं। सिविल लॉ जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आर द एग्जाम्पल ऑफ सिविल लॉ, जिसमें कुछ डिस्प्यूट अराइज होते हैं और कोर्ट ये देखती है कि किसकी गलती है और जो गलत है उस पार्टी से कंपनसेशन दिलवाती है अदर पार्टी को, लेकिन इसमें इम्प्रिजमेंट नहीं होता है। पनिशमेंट इज नॉट द पर्पज ऑफ सिविल लॉ। द पर्पज ऑफ सिविल लॉ इज टू कंपनसेट द लॉस इफ सफर्ड बाय एनी पार्टी। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अगर कोई एग्रीड पार्टी कुछ सफर नहीं भी करती, एग्रीड पार्टी का मतलब होता है जो पीड़ित पक्षकार है, अगर वो सफर नहीं भी करता है तो भी पनिशमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन इज ट्राइंग टू मर्डर अनदर पर्सन बट दूसरा पर्सन बच जाता है,
तो जो दूसरा पर्सन है जिसे मर्डर करने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या उसे कुछ नुकसान हुआ? बच गया ना। लेकिन जो ट्राई कर रहा है मर्डर करने की, क्रिमिनल एक्ट है तो पनिशमेंट होगी। जबकि ऐसी चीजें क्या होती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स गुड्स एक्ट में नहीं चलती हैं, क्योंकि वहां पर जो पर्पज होता है पनिशमेंट देना नहीं होता, बल्कि टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी, टू कंपनसेट द एग्रीव्ड पार्टी इज द मेन पर्पज, नॉट टू पनिश द अदर पार्टी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑल्दो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो टाइप्स ऑफ लॉ के अंदर इसे बताता है, बट एज पर माय ओपिनियन इट इज नॉट ए टाइप ऑफ लॉ, बट इट इज ए प्रिंसिपल विच इज एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ लॉ। अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे, भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब भी आप किसी के खिलाफ कोई डिसीजन लेने की स्थिति में होते हैं तो प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। पहले से आप अपना एक मन बना के चलें किसी के भी खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर होनी चाहिए, उसे अपनी बात को कहने का पूरा मौका अवश्य होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कॉमन लॉ हमारा रह गया था, इसे आज पढ़ लेते हैं। कॉमन लॉ भी इज नॉट ए टाइप ऑफ लॉ, बट इट इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल कि कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंट, पहले भी मैं बता चुका हूं, कोई उदाहरण, कोई केस लॉ, ये सब कॉमन लॉ का एग्जाम्पल बनते हैं। हमारा जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 141, वो ये कहता है कि आप जैसे जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, उसके बाद हाई कोर्ट आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट if that case is equal to previous case। एक केस था 1980 में, सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, और आज एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास है, विच इज इक्वल, विच इज सिमिलर टू दैट वन केस। तो हाई कोर्ट अपना जजमेंट देते वक्त यही कहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में डिसाइड कर रखा है, तो इस केस में भी ऐसा ही होगा। फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस सिमिलर होने चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल लगता है। इसे लैटिन भाषा में स्टेयर डिसीजर भी कहते हैं। ये वर्ड याद होना चाहिए आपको, व्हाट इज स्टेयर डिसीजर, ये लिखना, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके, स्टेयर डिसीजर क्या है। यानी कि टू स्टैंड बाय व्हाट यू हैव डिसाइडेड। स्टेयर डिसीजर का जो भारतीय इंग्लिश में संस्करण है वो क्या है, टू स्टैंड, उस पर खड़े रहिए, बाय व्हाट यू हैव डिसाइडेड। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ए जुडिशियल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। और एक केस लॉ इज ए कॉमन लॉ। ए जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141। जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट एज पर आर्टिकल 141। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजर, ये स्टेयर डिसीजर याद रख लीजिएगा, ये लैटिन वर्ड है। मैंने बताया था कि जो हमारे 7 चैप्टर्स हैं बिजनेस लॉ के अंदर, एक जगह में आपको लिखा हुआ दे दूंगा जो लैटिन वर्ड्स हैं, हार्डली 15 से 20 होंगे, क्योंकि
मैनी टाइम्स स्टूडेंट थिंक कि सर स्टेट डिसीज हमें पता लग गया कि टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, हम क्यों स्टेट डिसीज याद रखें, लेकिन पेपर में अगर आ गया और आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजेज इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग द कॉमन लॉ। इट इज द लैटिन फ्रेज दैट मीन्स टू स्टैंड बाय दैट व्हिच इज डिसाइडेड। The doctrine of state diseases reinforces the obligation of the court to follow the same principle or judgment established by the previous decision। जो ये डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीज, ये दबाव डालता है, प्रेशर डालता है कोर्ट के ऊपर कि आप वही निर्णय दीजिए जो प्रीवियस निर्णय दिया जा चुका है, while ruling a case where the facts are similar on all four legs with the earlier decision। बस शर्त यही है कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस सेम होने चाहिए जो प्रीवियस केस लॉ के अंदर था। तो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑल ओवर इंडिया। जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ओनली ऑन कोर्ट विच रिलेट टू दैट स्टेट, जो हाई कोर्ट वाली स्टेट थी। इफ यूपी हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइडेड ए केस, देन इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दिल्ली कोर्ट, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन गुजरात कोर्ट, चाहे सारे के सारे फैक्ट सेम हो। बाइंडिंग नहीं है, वो एक अलग बात है कि वहां की कोर्ट फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर सकती है, लेकिन बाइंडिंग नहीं। इज इट क्लियर? बट सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो बाइंडिंग है ऑल ओवर द इंडिया। कोई डाउट हो यहां तक बताइए। एनफोर्सिंग द लॉ, इसे हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है आपसे। एक अभी टाइप्स ऑफ लॉ वाला पूछा जा चुका है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ एंड टाइप्स ऑफ लॉ पूछा जा चुका है, और एक ये भी पूछा जा चुका है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। एक ही क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन छोटा भी चैप्टर है, आसान चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले कौन सी आती है? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आती है हाई कोर्ट, उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद आती है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। साथ के साथ ही याद कर लीजिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। इन चार कोर्टों के अंदर पूरा पूरा जुडिशियल इंडियन सिस्टम है। कोर्ट की जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, लॉ के वैसे 3 स्तंभ माने जाते हैं। अब धीरे धीरे करके 4 पिलर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ऑफिशियली ये कहा जाता है कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ लॉ। वन इज द पार्लियामेंट, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑफ मेकिंग द लॉ। वन इज द पार्लियामेंट, responsibility of parliament is to make the law. Another is judiciary. Judiciary की जिम्मेदारी क्या है? To interpretation the law, interpret the law, व्याख्या करना लॉ की, एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है उसका सही मतलब क्या है। To explain the meaning of the law is the work of judiciary. And the third pillar is to execute the law. लॉ कुछ भी बन गया, जुडिशरी ने व्याख्या भी कर दी, उससे भी क्या होता है? जब तक वो इंप्लीमेंट ना हो, लागू ना हो। और इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? एग्जीक्यूटर्स बोल दें
या एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, अगर कोई कानून व्यवस्था की बात करें तो लो बना हुआ है, जो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है या स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाया हुआ है, जुडिशरी ने व्याख्या भी की हुई है, लेकिन पुलिस महकमा अगर उसे लागू ना करवा पाए, लागू ना करे, तो भी क्या होगा। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जब कोरोना काल हुआ था तो जनता की वाहवाही लूटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि स्कूलों की फीस माफ होगी, 2 महीने की माफ होगी, 3 महीने की माफ होगी, ऐसे आपने सुना होगा। लेकिन इन एक्चुअलिटी कितने बच्चों की फीस माफ हुई? इंप्लीमेंटेशन ही जीरो, इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। तो 3 pillars आर, वन इज पार्लियामेंट टू मेक द लॉ, another pillar is judiciary to explain the law, to interpret the law, and the third pillar is एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। अलग अलग लॉ के केस में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो उन्हें लागू करवाना होता है। क्लियर हो गई बात ये? अब इसे नोट्स से पढ़ लेते हैं। वेयर देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, these disputes are resolved by the judiciary. Function of the judiciary system of India are interpretation of the act and courts. Interpretation का मतलब होता है explain the meaning. Dispute resolution यानी कि resolution का मतलब होता है जो भी झगड़ा है उसके ऊपर आपको निपटाना होता है कि झगड़े का अंत कैसे होगा। रिजोल्व का मतलब होता है समाप्ति, डिस्प्यूट की समाप्ति। प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ द लैंड, दीज आर द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। इन द हियरार्की, हियरार्की मतलब क्या होता है? क्रम, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। और द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? टॉप पर है। Decision of the High Court are binding in the respective state, but are only persuasive in other states. Already I have explained कि Supreme Court का जो decision है it binding on all court in India. State decision का principle लगेगा, but High Court का जो decision है वो respective state में binding है, वहां तो state decision लगेगा, but दूसरी स्टेट में वो स्टेट डिसीजन के रूप में काम नहीं आएगा, केवल आपका एक उदाहरण के तौर से या प्रेरक जिसे कहते हैं परसुएसिव, उसके अकॉर्डिंगली वो लिया जा सकता है। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन फैक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑन दिस मैटर। सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं जो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो एक लॉ का ही काम करता है, वो बिकम द लॉ ऑफ द कंट्री, बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट क्या है, किस आर्टिकल के अंदर है, ये याद होना चाहिए। 141 आर्टिकल तो जो है वो ये कहता है कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च बॉडी ऑफ द जुडिशरी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। याद रहेगा जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं वो आर्टिकल 126 में अपॉइंट होते हैं। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी बेंचेज होती हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सिंगल बेंच में काम नहीं करती। मतलब क्या होता है? 3 जजेस की बेंच, 5 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच, यानी कोई भी जब
केस उनके सामने आता है तो एक सिंगल जज नहीं होता, जबकि जो हमारी लोकल कोर्ट होती है वहां सिंगल सिंगल जजेस होते हैं। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो प्रिंसिपल बेंच है, वो 7 मेंबर्स से बनी हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं। प्रेजेंटली द नंबर हैज इंक्रीज्ड टू 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू टू द राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड। एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग SLP पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। SLP क्या होता है? स्पेशल लीव पिटीशन। बस पता होना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा डिटेलिंग की हम बात नहीं कर रहे फिलहाल फाउंडेशन लेवल पर। मेनी टाइम ऐसा होता है कि वैसे तो जो प्रोसेस होता है कि किसी भी मुद्दे को आप पहले लोकल कोर्ट में ले जाएंगे, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आप किसी भी मुद्दे को सीधे चाहे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, वो पॉसिबल नहीं, वो वापस कर देती है कि आप जाइए पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई कीजिए। लेकिन बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें कोई नियम बना हुआ नहीं है, तो सुनवाई होगी कैसे? तो एक रास्ता बना रखा है SLP का कि अगर कोई लॉ नहीं है, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि कोई डिस्प्यूट है, कोई और प्रॉब्लम है जो कोई व्यक्ति ले कोर्ट के माध्यम से सुलझाना चाहता है, वो व्यवस्था बना नहीं रखती, तो सुप्रीम कोर्ट SLP से सुन लेती है। वो खास तौर से वो मुद्दे जिसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है, तो SLP के माध्यम से क्या कर लिए जाते हैं? सुने जाते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। हाई कोर्ट भी एक अपीलिंग अथॉरिटी है जहां पर आप सुनवाई के लिए जाते हैं, और वो भी एक एपेक्स कोर्ट है, लेकिन वो स्टेट में। इंडिया की बात करें तो सेकंड नंबर पर आती है, हर एक स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 of the Indian Constitution states that there must be high court in each state. The high court has appellate, original jurisdiction and supervisory jurisdiction. However, Article 227 of the Indian Constitution limits a high court supervisory power. In India, there are 25 high courts, one for each state and union territory and one for each state and union territory. ये 2 बार आ गया है, 1 for each state and union territory, है ना। 6 states share a single high court। 6 स्टेट ऐसी 25 हैं हमारे पास, 6 स्टेट ऐसी हैं जहां पर एक सिंगल हाई कोर्ट ही शेयर होती है। एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट बाय फाइलिंग ए रिट अंडर आर्टिकल 226। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन अगर हो रहा है तो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में जा सकते हो रिट पिटीशन लेके। हाई कोर्ट में डायरेक्टली रिट पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली SLP पिटीशन। क्लियर हो गई बात? विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? कैलकाटा हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। अगर पूछा जाए तो विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री इज द कैलकाटा हाई कोर्ट, एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 जुलाई 1862। सुप्रीम कोर्ट तो 1950 में एस्टेब्लिश हो गई थी, 26 जनवरी। तो उसका डेट याद रहेगा आपको, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट जो है बन गई थी। और ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है 1862 में था। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलो द हाई कोर्ट आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज deal with civil law matter, that is contextual dispute and claim for damage. The court of session deals with criminal matter. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी क्या है आपके, ये कह रहे हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज भी होता है और डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मैटर की बात करता है और सेशन कोर्ट जो होती है वो आपकी क्रिमिनल मैटर की बात करती है। समझ आ रही बात आपके? अंडर पिक्यूनियरी jurisdiction, a civil judge can try suits
valuing not more than ₹2 crore. Jurisdiction means the power to control. Court get territorial jurisdiction based on the area covered by them. Cases are decided based on the local limit within which the party reside or the property under dispute is situated. तो ये जनरल सी बात है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाओगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगेगी, वो लिमिट्स जुरिडिक्शन डिसाइडेड होती है। तो जिस जुरिडिक्शन में आप आएंगे, अब वो जुरिडिक्शन बहुत सारे चीजों पर भी डिसाइड करती है। अब तो वैसे जो, अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं, बीएनएस की बात करूं, तो जुरिडिक्शन का जो दायरा है बहुत बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था कि सपोज कीजिए कि अगर हम पुलिस कोर्ट की जगह में, अभी आपको पुलिस थाने के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि वो शायद आपने सुनी भी होंगी बात। कई बार अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि कोई कहीं झगड़ा हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई क्राइम हुआ, तो थाने आपस में भिड़ते रहे कि ये हमारी कंट्रोल में नहीं आता है। माना हम बच्चा पार्क की ही बात करें, यहाँ पर कोई क्राइम हुआ और आप चाहे थे शिकायत ब्रह्मपुरी थाने में ले जाएं, और जब वो पूछेंगे कि जो लोकेशन थी वो क्या थी, आपने कहा बच्चा पार्क, वो मना कर देंगे, हम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनकी जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अब किसी बाहरी व्यक्ति, कोई दिल्ली का व्यक्ति है, उसके साथ बच्चा पार्क में क्राइम हुआ, अब वो दिल्ली आके एफआईआर कराना चाहे, पॉसिबल नहीं है। ये पुराना सिस्टम था, कमियां थी, अब काफी हद तक बीएनएस ने दूर कर दी हैं। जो बीएनएस 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, ये मैं केवल नॉलेज से बता रहा हूं, क्योंकि बीएनएस की डिटेल तो मैं यहाँ करनी नहीं है। अब 0 एफआईआर भी आ चुकी है, यानी कि आप बॉम्बे में भी अपराध को दर्ज करा सकते हैं, करना पड़ेगा। पहले बहुत सारी दिक्कतें यही थी कि आपके साथ कोई घटना हुई, अब आप रहते कहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ तो झगड़े में नहीं फंसना चाहेंगे, रोजाना बार बार क्यों आएगा आप में कोई। और अपने इलाके में आप करा नहीं सकते थे, क्योंकि वो जुरिडिक्शन लगती नहीं थी। समझ आ रही है बात आपकी? अब 0 एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। ये केवल मैंने मोटा मोटा समझाया आपको, उसकी डिटेल हम, क्योंकि बीएनएस हमारे यहाँ है नहीं। क्लियर है? ये लोकल लिमिट्स, जहां पार्टी रिजाइड करती है या प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि झगड़ा किस तरह का है, किन किन पार्टियों के बीच में झगड़ा है, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो कहां से रिजाइड करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड होती है। क्लियर है? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज in consultation with the High Court where the population is 10 lakh or more. Chief Metropolitan Magistrate has power as Chief Judicial Magistrate, and Metropolitan Magistrate has power as the court of a magistrate of the first class. मेनली देखा जाए हियरार्की 3 है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उसके अंदर होती है, वो भी लाई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही काम करती है, वही सब पावर होती है उनके पास। क्लियर के लिए? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो डिस्कस कर लीजिए। कोई परेशानी नहीं है? अब जैसे कि पिछले पेज पर आ जाइएगा। अब जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि देयर आर 3 पिलर, देयर आर ऑफिशियली 3 पिलर्स ऑफ आवर जुडिशरी, आवर लॉ मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज द पार्लियामेंट. Duty of parliament is to making the law. Another is judiciary, implement
and explain the meaning of the law. And the third one is executory department. The responsibility of executory department is to implement the law. तो अब मैं आपको बता रहा हूं एनफोर्सिंग द लॉ. पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, जुडिशरी ने इंटरप्रेट कर दिया अगर जब भी उसके पास कोई शिकायत जाएगी, लेकिन लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की है. कुछ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट आपको यहां बताए जाएंगे, जैसे अगर फाइनेंस से रिलेटेड बात है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये नाम आपने सुने हुए होते हैं, ये फाइनेंस की बात है, पैसे का लेन देन. तो जो टॉप मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्या है टॉप मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसके बारे में यहां जिक्र है. ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में जिक्र है. यहाँ पर सारी की सारी मिनिस्ट्री यहाँ नहीं है जो आपके सिलेबस में है, तो जो है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. और इससे ये तो पता लगी गया आपको कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो क्या होता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज प्रेजेंटली हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वर्क करती है वो थ्रू सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. उसका नाम क्या है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर फिर और ऑफिसर्स काम करते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है. फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, ये हियरार्की चलती है. तो ये है जो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, दिस इज द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट. और इनमें जो भर्ती किए जाते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये आईआरएस क्या पोस्ट है? जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है जिससे आईएएस बनते हैं. हमें मालूम सिविल सर्विस में यही रहता है, बस आईएएस बनते हैं. जबकि 18 या 19 जो ए ग्रेड की पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए सिविल सर्विस का एग्जाम होता है. जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें कैडर दिया जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. जो उनसे नीचे होते हैं उन्हें आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस. जो उनसे नीचे होते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस. और उनसे नीचे जो होते हैं आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस. तो आईआरएस जो होता है 4th कैटेगरी में आता है. उसके नीचे भी 14 या 15 और है, लेकिन जनरली इन 4 का जिक्र होता है. तो जो टॉप मोस्ट निकलती हैं सिविल सर्विस से, जो गवर्नमेंट की ए ग्रेड, बी ग्रेड इसमें डिवाइडेड होती है ना पोस्ट, तो ए ग्रेड की जो पोस्ट होती हैं वो सब सिविल सर्विस का एग्जाम देके निकलती है. तो ये सारा का सारा मैंने समझा दिया आपको. अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं बस यहां से. आफ्टर ए लॉ इज पास इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी एनफोर्स. एक बार लॉ पास होने के बाद इसे लागू भी कराना जरूरी है. Somebody should monitor whether the law is being followed. Somebody should monitor. किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्या लॉ फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. दिस इज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव. ये जॉब किसकी है? एग्जीक्यूटिव की. डिपेंडिंग ऑन वेदर ए लॉ इज द सेंट्रल लॉ और ए स्टेट लॉ, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एनफोर्सिंग अथॉरिटी. लॉ सेंट्रल है, स्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही एनफोर्सिंग अथॉरिटी आएगी. बेसिकली सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई अथॉरिटी नहीं होती, उनके नीचे डिपार्टमेंट बने होते हैं. जैसे इनकम टैक्स इज द सेंट्रल लॉ, तो कोई मोदी एग्जीक्यूशन का काम नहीं करेगा, उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रखी है. फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्टर्स. Some of the popular ministers are the Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs,
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। मेनली हम 3 मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे ज्यादा पढ़ेंगे, नाम आ ही चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फाइनेंस मिनिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स को कहते हैं कानून मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री को कहते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय फिलहाल किसके पास है? अमित शाह के पास। क्लियर है? ये 3 मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गृह मंत्रालय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। These ministers are headed by minister and run by officer of the Indian Administrative and Other Service। ये जो मिनिस्ट्री हैं वो एक एक मिनिस्टर संभालता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमण संभाल रही हैं, होम अफेयर से अमित शाह जी संभाल रहे हैं, और इनके नीचे क्या होते हैं फिर आईएएस होते हैं, आईएएस हो गए, आईआरएस हो गए, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। The Government of India exercise its executive authority through a number of government minister or department of state। A ministry is composed of employed official known as civil servant। जो मिनिस्ट्री है वो किससे बनी हुई होती है? मंत्री होते हैं उसके अंदर, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिन्हें हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कहते हैं, एंड इज पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू ए मिनिस्टर। Most major ministers are headed by the cabinet minister, who sits in the Union Council of Ministers and is typically supported by a team of junior ministers called the Minister of State। For example, Income Tax Act is implemented and enforced by the Ministry of Finance through Central Board of Direct Taxes, coming under the Department of Revenue, and is administered by the officers of Indian Revenue Service (IRS). We will see some of major ministers and the law which are enforced by them। क्लियर हो गई बात? ये कोई डाउट है? तो हम कुछ मिनिस्ट्री देखेंगे, वो 3 मेन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, और तीसरी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये 3 हम पढ़ेंगे, मोटा मोटी पढ़ेंगे। कभी आप सोचने लगे कि पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ से हो गई है, तो क्योंकि हर मिनिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ने पर आ जाए तो 3-3, 4-4, 5-5 लेक्चर लग सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, इज ए मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है और इंडिया की इकोनॉमी से डायरेक्ट इसका रिलेशनशिप है। सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, इन पर्टिकुलर इट कंसर्न इटसेल्फ विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस एंड द यूनियन बजट। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका सबसे ज्यादा लेना देना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही पड़ता है। उसके बाद दूसरा नंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है। गृह मंत्रालय वगैरह ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के सब्जेक्ट नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनी ऑफ योर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इम्पैक्टेड बाय द मिनिस्ट्री इन इट्स प्रोक्लेमेशन। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपकी जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इसी मिनिस्ट्री से और इनकी जो घोषणाएं होती हैं उनसे है। दिस मिनिस्ट्री सो इम्पोर्टेंट दैट मेनी मिनिस्टर्स हैव प्रिफर्ड टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री is the presentation of the union budget। This annual event is eagerly awaited by the professional and common man as it provides for the rates of taxes and budget allocation for the ensuing year। एक छोटी सी बात वो बता रखी है इन्होंने, who presented the maximum number of union budget as the finance minister। तो श्री मोरारजी देसाई during his stint
स्टेंट यानी कार्यकाल, एज फाइनेंस मिनिस्टर बिटवीन 1962 एंड 1969 हैज प्रेजेंटेड 10 यूनियन बजट मेकिंग इज द हाईएस्ट। अभी तक 10 बजट से ज्यादा एक सिंगल फाइनेंस मिनिस्टर कोई प्रेजेंट नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट जो लिस्ट में आते हैं वो श्री पी चिदम्बरम, वो 9 उन्होंने बजट पेश करे। फिर प्रणब मुखर्जी आते हैं, उन्होंने 8 करे हैं। तो यशवंत सिन्हा एंड मनमोहन सिंह हैड प्रेजेंटेड 8 and 6 बजट रेस्पेक्टिवली, लेकिन मोरारजी देसाई ने 10 प्रेजेंट किए हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। अभी और भी मिनिस्ट्री रह गई है, तो वो मैंने अभी अगले पेज में दे रखी हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो बता दीजिए। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 टॉपिक पर आ ही चुका है। एक तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ एंड टाइप्स ऑफ लॉ, और दूसरा आ चुका है जुडिशरी हियरार्की के ऊपर। अब तीसरा क्वेश्चन जो दिखता है, क्योंकि अभी एकदम तो रिपीट करेंगे नहीं ये सब चीजें, तो ये मिनिस्ट्री के ऊपर ही आ सकता है। यानी कि जो आपका कमिंग एग्जाम है उसके अंदर मिनिस्ट्री के ऊपर पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है, किस तरह से वर्क करती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है, किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि देखा जाए ये 4-5 अटेम्प्ट के अंदर पूरा आपका इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर सब कुछ पूछ लेंगे। उसके बाद रिपीटेशन होगा। बहुत ज्यादा केस लॉज इसके अंदर बनते नहीं है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चैप्टर दिया गया है। लेकिन जैसे बाकी के एक्ट हैं उसके अंदर तो रिपीटेशन भी होगा, तो नए तरीके से रिपीटेशन होगा। टॉपिक सेम रहेंगे, लेकिन जो केस पूछने का जो तरीका होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो बता दीजिए। नहीं है तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंडिंग अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम गृह मंत्रालय के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। आई थिंक एक लेक्चर और ही लगना चाहिए, या ज्यादा 2 लेक्चर लग सकते हैं, और उसके बाद ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। इस टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ काम इतना ही था कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरव्यू, बाकी एक्ट के पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग लो प्रोसेस मेकिंग के बारे में पता लग सके, किस तरीके से लो वर्क करता है ये पता लग सके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।